वेलकम क्लास 10th इन अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिटिल बिट इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था। थोड़ा सा एक चीज़ ये मैं बताना था दैट कि जो हमारी अर्थ की असली वाली मतलब जोग्राफिकल जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, भाई अर्थ के पोल्स होते हैं, आप जानते हो, ठीक है, आपने जोग्राफी में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जो आपकी अर्थ की ग्रेविटेश मतलब ये जोग्राफिकल साउथ और नॉर्थ होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, ठीक है। बट क्योंकि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट, जैसे कि मैंने पहले बताया, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से रखा होता है इंक्लाइंड वे में, ठीक है, ऐसा, जिसका कि साउथ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है और नॉर्थ पोल जोग्राफिकल साउथ की तरफ होता है, ठीक है। तभी हमारा कंपास जो है उस तरीके से बिहेव करता है। हमारा जो कंपास नीडल है ये अर्थ के अंदर होता है, इमेजिनरी, ठीक है, हम इस समझते हैं। अच्छा, ये जो इसकी एक्सिस होती है, ये इमेजिनरी वाले मैग्नेट की एक्सिस होती है, और असली वाली एक्सिस ये आपकी ऐसे होती है, ग्रीन से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सिस होती है इसकी नॉर्थ और जोग्राफिकल वाले की। तो जोग्राफिकल एक्सिस और ये मैग्नेटिक एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इंक्लाइंड होता है थोड़ा सा, ये 15 डिग्री का होता है। इस चीज़ को याद रखना, आप बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। तो ये 15 डिग्री का इसमें इंक्लिनेशन होता है, ठीक है। 15 डिग्री से इंक्लाइंड होते हैं दोनों एक्सेस एक दूसरे से, जोग्राफिकल एक्सेस और मैग्नेटिक एक्सेस अर्थ की, ठीक। तो यही चीज़ मुझे बतानी थी, जो कि मैंने बता दी है। और थोड़ा सा और इसको रीड आउट कर लेते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ है इसमें। सो द एक्सेस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद जोग्राफिकल एक्सेस, ओके। And it is now believed that the Earth's magnetism is due to the magnetic effect of current, ठीक है, flowing which is flowing in the liquid core at the center of the earth। देखो बेसिकली क्या होता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म आया कहाँ से, तो उसका रीज़न यहाँ पे ये बताया गया है कि अंदर जो कोर होता है, इसको थोड़ा सा आप रीड करना तो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो इट मस्ट बी वेरी क्लियर, इट विल बी क्लियर टू यू। सो ड्यू टू दिस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मेक्स एन एंगल ऑफ, पूरा ही रीड कर लेते हैं चलो थोड़ा। A freely suspended magnet always points to in the north-south direction, even in the absence of any other magnet. This suggests that the Earth itself behaves as a magnet, which causes a freely suspended magnet to point always in the particular direction, north या फिर south, ठीक है। The shape of the Earth's magnet field resembles an imaginary bar magnet. जो अर्थ के अंदर की मैग्नेट होती है इमेजिनरी बार मैग्नेट है, एंड इट इज़ ऑफ लेंथ of almost 1/5 of the Earth's diameter buried in the at its center, ठीक है। डायमीटर मतलब जो अर्थ का पूरा है उसका 1/5 है। 1/5 मतलब बहुत बड़ा हो गया ये, ठीक है, छोटा मोटा नहीं है। द साउथ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट इज़ इन द जोग्राफिकल नॉर्थ बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। ऑब्वियसली बात है ना, अगर कंपास हम रखेंगे तो नॉर्थ वाला जो कंपास नीडल का नॉर्थ वाला आपका पोल होगा, दैट विल लाइक टू अट्रैक्ट टू द साउथ पोल, और साउथ पोल नीचे की तरफ तो उधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस वजह से नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ वो पॉइंट करता है, क्योंकि जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ साउथ पोल है इमेजिनरी मैग्नेट का जो अर्थ के अंदर है। तभी जो बाहर से ऊपर जो हम मैग्नेट लेते हैं, वो नॉर्थ का जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, जो हमारे हाथ में होता है मैग्नेट, वो नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। चलो, द साउथ पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेट इज इन द जोग्राफिकल, ठीक है, ओके। जोग्राफिकल साउथ देयर इज अ मैग्नेट एस पोल, जोग्राफिकल नॉर्थ, ओके। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, और कुछ उसमें है नहीं। नाउ कितना से इंक्लाइंड होता है ये भी बता दिया। अब नाउ ड्यू टू दिस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मेक्स एंगल अबाउट 15 डिग्री, ठीक है, विद द जोग्राफिकल एक्सिस, एंड points only approximately in the north-south directions at a place. In other words, a freely suspended magnet does not show exact geographical north and south because, हाँ, मतलब ये चीज़ आप लोग को याद रखनी होगी कि मतलब जो आपका कंपास जो है नॉर्थ और साउथ बताता है, वो एक्चुअली में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाता, क्योंकि 15 डिग्री से एक्चुअल एक्सिस जो जोग्राफिकल की होती है वो इंक्लाइंड होती है, ठीक है। हम तो मैग्नेटिक एक्सिस के हिसाब से कंपास बनाए हैं, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। नाउ अब यहाँ पे है, तो द मैग्नेट एक्सिस एंड जोग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ डू नॉट कोइंसाइड, तो कोइंसाइड तो नहीं करती है, क्योंकि 15 डिग्री से इंक्लाइंड है, कोइंसाइड नहीं कर रही है। इट इज़ नाउ बिलीव दैट द अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट विच इज़ फ्लोइंग इन द लिक्विड कोर एट द अर्थ
सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो कोर, जो लिक्विड कोर है अर्थ का, उसके वजह से अर्थ की मैग्नेटिज्म आई है। तो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो अर्थ एक तरीके का ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। अर्थ एक तरीके का क्या है, ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इस चीज़ को आप याद रखना। अब आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो ना। इस वीडियो में बेसिकली हमें स्टार्ट करना था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वॉज डिस्कवर्ड बाय अस्टर्ड इन 1820, यानी कि बहुत पहले का ये डिस्कवरी है। तो अस्टर्ड एक फिजिसिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ का फाउंड किया था, इस चीज़ को खोजा था। अस्टर्ड फाउंड दैट अ वायर कैरिंग अ करंट वॉज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक जो वायर था जिसमें करंट जा रही थी, उसने एक कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट कर दिया। आखिर ये कैसे हुआ? फिर उसने ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये हो क्यों रहा है। द कंपास नीडल इज़ अ टाइनी मैग्नेट। ये तो हमें पता ही है, एक तो कंपास नीडल होता है एक्चुअली में, वो तो एक छोटा सा मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट, है ना, विच कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय, और जो कि ऑब्वियसली उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं बिना उसके, मतलब डिफ्लेक्ट उसको करना अगर है तो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके तो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे हम उसको। तो सिंस अ करंट कैरिंग वायर वॉज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल, उसका कंक्लूजन क्या निकला कि जब करंट आपका फ्लो कर रहा है किसी भी वायर से, तो वो एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड को राइज कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है उसके इर्द गिर्द, ठीक है, उसके अराउंड। The importance of magnetic effect of current lies in the fact that it gives rise to mechanical forces। भाई मैकेनिकल फोर्सेस कहाँ से? मैकेनिकल फोर्सेस यानी कि जो दूसरे ऑब्जेक्ट को हिला दे, हिला डुला दे, ठीक है। तो डैट मैकेनिकल फोर्स। तो मैग्नेटिक नीडल को करंट क्या कर रहा है भाई? उसको घुमा दे रहा है ना, डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, उसको मैकेनिकल फोर्स दे रहा है। तो दैट्स हाउ इट इज़। द इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, टेलीफोन, रेडियो, ये सारे ही इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, विच मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करती है। नाउ यू हैव एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट है भाई, ये देख लेते हैं। वी विल नॉट डिस्क्राइब अस्टर्ड एक्सपेरिमेंट टू शो दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वी टेक अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर। बेसिकली हम तुमको सर्किट से समझा दे रहे हैं आप लोगों को। एक ए हमारा जो है, दो फिगर है, ए और बी, दोनों में सेम सर्किट है। एक बार में स्विच ऑफ है, एक में स्विच ऑन है। स्विच ऑफ होती है तो करंट नहीं फ्लो होती है, स्विच ऑन होती है तो करंट फ्लो होती है। ये तो आपको पता ही है पहले चैप्टर से। नाउ मूविंग फर्दर, क्या है, सर्किट हमने इस तरह से बना लिया, एक बैटरी लगा दिया, स्विच लगा दिया, ठीक। बाकी हमारे पास वायर है। अब जब वायर में करंट नहीं जा रही, यानी कि स्विच जब ऑफ था तो करंट नहीं फ्लो कर रही थी, तो देखो मैग्नेट का आपका जो कंपास है उसका डिफ्लेक्शन नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि करंट नहीं पास हो रही। लेकिन जैसे ही हमने स्विच को क्लोज़ किया, यानी कि स्विच को ऑन किया, सर्किट हमारी कंप्लीट हुई, करंट फ्लो होने लगा। तो करंट जैसे ही फ्लो हुआ तो हमारा देखो डिफ्लेक्शन आने लगा, किसमें? नीडल में। इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि करंट के दौड़ने से कंपास नीडल में डिफरेंस शो हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो और हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अ कंसील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी लोकेटेड ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बाय यूजिंग अ प्लॉटिंग कंपास। मान लो आपने देखा होगा कि मान लो कि ये एक दीवार है, ठीक है, यहाँ पे एक दीवार है, बहुत मोटी सी दीवार है, उसके अंदर बहुत सारे वायर ऐसे गए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वायरिंग होती है ना, इधर से गया कोई वायर, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि वायर कहाँ है, तो उसके लिए हम एक कंपास ले लेंगे, ठीक है, और दीवार के पास लेके जाएंगे। तो जहाँ पे कंपास आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा मतलब वहाँ पे वायर है। एट सिंपल एज दैट, है ना। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके डिटेक्टर बनाए जाते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट जा रही है, जबकि आपका वायर हो सकता है ना। सो दीज आर द कंडक्टर। अब बेटा देखो इसमें क्या है कि आपका डिफरेंट शेप ले सकता है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है ये तो पता ही चल गया पिछले टॉपिक में, है ना, पिछले वीडियो में।
प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, मतलब किस शेप का है वो। डिफरेंट मैग्नेटिक field patterns are produced by current carrying conductors having different shapes. We will now study the magnetic field patterns produced by पहला straight conductor से कैसा पैटर्न आता है, सर्कुलर लूप से कैसा पैटर्न आता है, और सोलेनॉइड क्या होता है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब भाई यहाँ पे आ गई बात इसकी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया और इस तरीके से लगा दिया, जैसे कि फिगर नंबर 11 में आपका लगा है, ठीक है। कार्डबोर्ड के ऊपर ये सर्कल बना हुआ है, कैसे बना है देखते हैं। देखो करंट आपकी किस तरीके से फ्लो कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, देखो ऐसा करंट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो आपका जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। देखो अगर क्या होगा, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो, क्या होगा, यानी कि करंट को अगर हम डाउनवर्ड फ्लो कराएं, तब जब डाउनवर्ड फ्लो कराओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज आने जाएंगे, ठीक है। एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो उसके मदद से हम इस चीज़ को निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम पता लगाते हैं। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन द वायर, ठीक है। इस तरह का पैटर्न बनाएगी अगर आपका ऐसी सिचुएशन है तो, ठीक, जैसा कि फिगर नंबर 11 में आपको दिखाया गया है। ये कैसे पता चला होगा, अरे वही वाला कॉन्सेप्ट, हमने क्या आयरन फिलिंग वाला पाउडर छिड़क दिया और उस पैटर्न मिल गया हमको, है ना। चलो तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो बेसिकली सर्कुलर इन नेचर होती हैं, ठीक है। तो इट हैज़ बीन शोन बाय द एक्सपेरिमेंट दैट द magnitude of magnetic field produced by a straight current carrying conductor at a given point is पहला directly proportional to the current passing through the wire, यानी कि directly proportional होता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो B किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना करंट जा रहा है उस कंडक्टर पे से, यानी कि ज़्यादा करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, कम करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने क्लास 9th में भी आप लोगों को कई बार बताया। तो इट इज़ वेरी सिंपल नाउ, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। अच्छा, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, दैट इज़ ये जो है डिस्टेंस के, यानी कि डी ले लें अगर हम डिस्टेंस, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, जैसे मान लो इस पॉइंट पे बताना है, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे बताना है, तो डिस्टेंस वहाँ से दूरी है, वायर से इसकी डिस्टेंस दूरी है, जो जितना दूर उतना कम मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो सिंपल है ना ये तो भाई, तुम अपना मैग्नेट रखे हो, ठीक, तो वहाँ मैग्नेट रखा हुआ है, अगर नॉन सिंपल मैग्नेट की भी बात करो, मैग्नेट रखा हुआ है भाई, लोहा वो अगर पास रखोगे तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, दूर रखोगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। अब बात आ जाती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो एक मैक्सवेल थे जिसको गॉड ऑफ मैग्नेटिज्म बोला जाता है, ठीक है। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया था इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की किधर होगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि अपना राइट हैंड लीजिए, ठीक है, अपना राइट हैंड जैसे कि फिगर नंबर 12 में है, अपने राइट हैंड को और थंब को ऐसे ऊपर कर लो, जैसे थम्स अप दिखाते हो ना, वैसे थम्स अप करके कर लो, और एक फिंगर कर्ल कर लो, ठीक है। तो इस तरीके का, अब फिंगर कैसे कर्ल करना है वो डिपेंड करता है भाई। फिंगर उल्टा तो कर्ल करोगे नहीं, जैसे मुट्ठी बंद करते हो वैसे ही तो कर्ल करोगे जैसे होती हैं, ठीक है, अननेचुरल चीज़ नहीं करोगे, नेचुरली जैसे क्लोज होती है वैसी होती है। देखो अपने थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रखो, ठीक है। जिस भी वायर से करंट दौड़ रही है और आपको बता दिया गया कि आपसे पूछा गया कि आप इसमें डायरेक्शन निकालो, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, तो कैसे निकालोगे भाई, सिंपल सी बात है, अपना उस वायर को आप इमेजिन करो, अपने थंब, राइट हैंड के थंब को उस वायर में जिस तरफ करंट जा रही है, जिस भी तरफ करंट जा रही है उधर की तरफ आप क्या करोगे, उधर की तरफ अपने थंब को रखोगे, और आपकी फिंगर्स जिधर कर्ल होंगी, जिधर से जिधर, तो उधर से उधर उसका डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप फिगर नंबर 11 में ही आ जाओ,
भाई करंट ऊपर की तरफ थी, हमने थंब को ऊपर की तरफ रखा और अपने फिंगर्स को कर्ल करी, तो हमारी फिंगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, ठीक है। अगर यही करंट अगर डाउनवर्ड होता तो अपने थंब को डाउनवर्ड कर दो, अब की बार आपकी जो फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही होंगी, है ना, सिंपल है ना। तो यही है आपका मैक्सवेल राइट हैंड रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे, है ना, हमें निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है, इसको आप लोग एक बार रीड कर लेना। स्क्रू रूल भी इसको कहते हैं। देखो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं, फिर स्क्रू रूल। भाई जब किसी ने स्क्रू टाइट किया है, स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट किया होगा ना कभी, तो जब क्लॉकवाइज घुमाते हो तो नीचे जाता है ना, और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ऊपर आता है स्क्रू, है कि नहीं। तो ये भी वो वाले इस कॉन्सेप्ट से भी हम इसका डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। चलो भाई, अब दूसरा था हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और अ सर्कुलर वायर करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आपका पैटर्न ऐसे निकल के आता है। देखो सिचुएशन अगर ऐसी हुई ना आपकी, तो पैटर्न ऐसे निकल के आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या पाया गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। देखो पहला वाला कॉन्सेप्ट तो वही वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना तेज करंट आएगा उतनी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जितना ज़्यादा करंट उतनी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, यानी कि सर्कुलर लूप का जो रेडियस है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा रेडियस उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड। देखो है ना, इस चीज़ को याद रखना। अब आता है क्लॉक फेस रूल। अब भाई ये क्या भला है, चलो मान लो हमारे पास एक ऐसे लूप दी हुई है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे लूप है, ठीक। मान लो लूप में से करंट ऐसे पास हो रही है, मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, ऐसे करंट जा रही है, मतलब कि क्लॉकवाइज जा रही है, ऐसा जा रही है, ठीक, क्लॉकवाइज करंट जा रही है अगर तो। अच्छा क्लॉकवाइज जा रही है, अब यहाँ पे आप एस बना लो और यहाँ पे आप ऐसे एन बना लो, इस तरीके से थोड़ा डिज़ाइनर। और पॉइंट, जो भी पॉइंट है ना उस पर, जितना भी एंड है उस पर एरो बना लो इस तरीके से। तो जो एस वाला है आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एन वाला है ये आपको थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एस मतलब क्लॉकवाइज, एन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट, अब यहाँ पे आता है क्लॉक फेस रूल की बात। करंट अगर आपकी ऐसे क्लॉकवाइज जा रही है तो जो ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है इस लूप का, जो जिधर से आप देख रहे हो, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, तो ये वाला जो हमको पोल दिखेगा, क्योंकि अब हम यही तो बोल रहे हैं ना कि एक वायर से करंट जब जाती है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसके पोल्स होंगे। पोल्स कैसे पता चलेंगे, ऐसे पता चलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा साउथ पोल, ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा साउथ पोल, इधर से दिख रहा है। लेकिन यही सिचुएशन अगर उल्टी होती, अगर यही सिचुएशन उल्टी होती, मान लो यहाँ पे वायर है ऐसे और इसमें से करंट जो जा रही है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रही है, तो सिचुएशन हमारी क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता, तो ये हमारा ऊपर से नॉर्थ पोल दिखता। इज इट क्लियर। तो दिस इज़ नोन एज क्लॉक फेस रूल, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर स्क्रीनशॉट क्या ही लोगे, नोट्स वगैरह आपके तो बुक में है ही। तो ये तो था आपका, जब हम बात करें इसकी क्लॉक फेस रूल की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोग को समझा दिया, ठीक, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर एक बार बना लोगे ना दिमाग में तो बिल्कुल रट जाएगा। अब भाई ये सोलिनॉइड क्या होता है, देखो एक्चुअली में सोलिनॉइड क्या होता है, कंडक्टर का इस तरीके का एक पैटर्न होता है। जैसे ये वायर है, वायर को आपने ऐसे 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 मोड़ दिया, तो ये जो है ना एक सोलिनॉइड बन जाता है। ये अब एक क्या बन चुका है, सोलिनॉइड बन चुका है, तो उसी को हम सोलिनॉइड बोलते हैं। अब सोलिनॉइड का पैटर्न कैसा होता है, एक्चुअली में जब हम किसी वायर को सोलिनॉइड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो एक तरीके का बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट करने लगता है विथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो इस तरीके का आपका होता है, डिपेंड करता है करंट कैसे जा रही है। कैसे पता लगाओगे भाई, करंट अगर हमारी क्लॉकवाइज जा रही है तो क्लॉकवाइज जिधर से दिख रहा है उधर की तरफ हमारा साउथ पोल होगा, है ना। तो वैसे ही, तो वही है, वैसे ये सोलिनॉइड हो गया। चलो इसको पढ़ लो थोड़ा सा। अ सोलिनॉइड इज़ अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो इस तरीके से सोलिनॉइड बनता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ वायर मैग्नेट, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, ठीक है।
तो बस यही है यूनिफॉर्म फील्ड। देखो दो तरीके की फील्ड होती है, एक यूनिफॉर्म होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कहीं भी आप किसी की कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, वहाँ पे मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा वो सेम होगा। नॉन यूनिफॉर्म में हर जगह अलग 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 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। नाउ लेट्स रीड इट आउट। हाँ, please note that the lines of the magnetic field pass through the solenoid and return to the end as shown in figure number 16. The magnetic field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight line। देखो सोलिनॉइड के अंदर जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन जैसी है। देखो दिख रहा है ना आप लोगों को, साउथ से नॉर्थ बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइन, अंदर की बात जो कर रहे हैं, ठीक है। अंदर इसका मतलब अंदर जो है ना, सारे ही पॉइंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर हम इनसाइड की बात कर रहे हैं तो, है ना। दिस इंडिकेट्स दैट the strength of the magnetic field is the same at all points inside the solenoid. If the strength of the magnetic field is just the same in the field is uniform inside a current carrying conductor, then in the region it is said to be uniform magnetic field. तो solenoid के अंदर जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, इस चीज़ को याद रखना आप। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में 1 मार्क्स में पूछ सकता है ये क्वेश्चन छोटे छोटे। Thus the magnetic field is uniform inside a current carrying solenoid. The uniform magnetic field inside a current carrying solenoid has been represented by drawing parallel straight field lines. Even the Earth's magnetic field at given place is uniform, which consists of parallel straight field lines which runs through from south geographical pole to the north geographical pole. Okay, one end of the current carrying solenoid acts like a north pole and other end of the current carrying solenoid acts as a south pole. Obvious सी बात है ना भाई। देखो ऐसे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को बना करके दिखाऊं तो इस तरीके से सॉलिनॉइड बनता है हमारा। सॉलिनॉइड को मैं ब्लैक से बनाता हूँ, चलो कुछ हमारा इस तरीके से सॉलिनॉइड बनेगा, ऐसा ऐसा बनता है, ऐसे ही बनेगा सॉलिनॉइड। बहुत ही छोटा सा एक सॉलिनॉइड बनाया मैंने। अब मैं इसमें करंट फ्लो कराता हूँ। मान लो करंट मैंने यहाँ से फ्लो कराना स्टार्ट किया, ऐसे ही करंट यहाँ गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। अब आप अगर आप लेफ़्ट साइड से अगर आप आँख ऐसे खोल करके लेफ़्ट साइड से अगर देख रहे हो तो आपको कैसा करंट जाता दिख रहा है? क्लॉकवाइज जाता दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इधर से अगर आँख खोल के देखोगे तो जिधर साइड से आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उधर वाला पोल कौन कहलाता है आपका क्लॉक फेस रूल से? भाई साउथ पोल हो गया। अगर आपकी आँखें लेफ़्ट साइड में राइट साइड में इस तरीके से अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको करंट कैसी दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज आती दिखेगी कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपका हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। ये तो करंट ऐसे हो गया, फ्लो हुई तो ऐसा है सिचुएशन। अगर करंट उल्टी फ्लो होती तो उल्टा सिचुएशन होता, है ना। समझ गए? बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं उसमें। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, किस पे डिपेंड करता है? पहली चीज़ तो यार जानते हो सॉलिनॉइड पे क्या डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ टर्न से आपने उस सॉलिनॉइड को बनाया है। अगर 10 टर्न है तो तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर 5 ही टर्न है तो उतनी तगड़ी नहीं करेगा जितना 10 टर्न वाला करेगा। या फिर 10 टर्न से ज़्यादा है, 20 टर्न्स बना लिया आपने। टर्न्स मतलब समझ रहे ना, जितने बार घूमा हुआ है वो 20 बार घूमा है, 20 टर्न है उसके, मतलब और तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो उस पर डिपेंड करता है ना। लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिनॉइड ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड, है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द सॉलिनॉइड, ऑब्वियस सी बात है करंट पे तो करता ही है भाई, करंट पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है, वो तो तीनों केस में ही है। और नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, हाँ आपने कोर मटेरियल का कौन सा नेचर यूज़ किया है? द यूज़ ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड एज अ कोर इन अ सॉलिनॉइड प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म। सॉफ्ट आयरन कोर अगर हम यूज़ कर रहे हैं ना सॉलिनॉइड के बीच में तो वो ज़्यादा तगड़ा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, ठीक। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट वही है, एक कोई कंडक्टर ले लें उसमें हम करंट को पास करा दे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट का फ़ायदा क्या होता है कि उसको हम ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम जो यूज़ करते हैं कोर को सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम और दूसरा कोर यूज़ करेंगे, कोर का मतलब जो जिसके ऊपर हम सॉलिनॉइड मतलब वायर को लपेटेंगे कंडक्टर को ताकि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे। सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज क्योंकि उसमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तब तक मैग्नेटिज्म रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद, मैग्नेटिज्म पूरी तरह से लूज़ कर देता है। लेकिन बाकी मटेरियल्स क्या करते हैं ना,
उनके अंदर एक परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हम, चलो ठीक है अभी मैग्नेट नहीं है लेकिन हमने करंट पास करा दिया, तो थोड़ा सा उसमें मैग्नेटिज्म परमानेंट एक बन जाता है। तो वो हमारे लिए सही नहीं है। हमारा जो काम है, जैसे मान लो जो बड़े बड़े कबाड़ी होते हैं ना, वो उनके यहाँ क्या होता है कि मैग्नेट से भारी भारी चीज़ें उठाते हैं, ठीक है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कभी ना कभी। तो वो क्या होता है, उनको उठा करके एक जगह छोड़ना होता है, तो छोड़ने के लिए वो ऑफ़ कर देते हैं तो वो गिर जाता है लोहा। तो अगर अगर आप वहाँ पे मटेरियल वैसा यूज़ करोगे जो कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद, थोड़ी थोड़ी यूज़ के बाद एक मैग्नेटिज्म उसके अंदर आता जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उस लोहे को छोड़ेगा ही नहीं जहाँ हमको छोड़ना होगा, तो प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो उसके कारण यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ किया जाता है। ये भी क्वेश्चन है बोर्ड में, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल, जो जो मैं बता रहा हूँ ना, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप बुक को रीड करते चलो और मेरी बातों को सुनते चलो, तभी आपका अच्छे से प्रिपरेशन होगा। एंड बी सीरियस फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब हर बार एग्ज़ाम ही कैंसिल होते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट। और एग्ज़ाम अगर कैंसिल हुआ है तो उसके भी असेसमेंट आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस से ही हुए हैं, तो उसको भी अच्छा रखने के लिए यू नीड टू स्टडी, है ना, यू नीड टू स्टडी हार्ड। ओके, so an electric current can be used for making temporary magnets known as electromagnets. And electromagnets work on the principle of magnetic effects of electric current, obviously, that we are studying in this chapter. Let us discuss it in detail. We just have studied that when the current is passing through a long coil called a solenoid, a magnetic field is produced. It has been found that if a soft iron core if a soft iron rod called core, ठीक है, इज प्लेस इनसाइड अ सोलेनॉइड, देन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वेरी वेरी लार्ज, है ना, बिकॉज आयरन कोर गेट्स मैग्नेटिज्म बाय इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन के थ्रू वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब कि इंडक्शन मतलब कि वही है, एक मैग्नेट की वजह से दूसरे मैग्नेट का, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर वजह से दूसरे मटेरियल का मैग्नेटाइज हो जाना इज नोन एज इंडक्शन। ठीक है, तो ये दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सोलेनॉइड एंड अ सॉफ्ट आयरन कोर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। दस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉयल insulated copper wire wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the coil। ये definition बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट्टा मार लो, ठीक है, इसको आप रट्टा मार लो। A simple electromagnet is shown in this figure. To make an electromagnet, all that we have to do is to take a rod of north-south of soft iron and wind a coil C of an insulated copper wire round it. When the two ends of the copper coil are connected to a battery, an electromagnet is formed। इस तरीके से जो फिगर नंबर 17 में आपको एक्सप्लेन किया गया है, दिस इज़ हाउ इट इज़। आर मैग्नेट ऐसा है, सॉफ्ट आयरन कोर का ऐसा है।
आपने उसको मैग्नेटाइज किया तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन गया। ठीक, अभी दोनों पोल के डिस्टेंस को कम करने के लिए क्या है, तो इसको जैसे छोटा कर दो तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका है छोटा करने का, ठीक है, आप उसको ऐसे यू शेप में बना दो ऐसा, तो आपका पोल के बीच का एयर गैप देखो कम हो गया, है ना। और ये हॉर्स शू मैग्नेट बहुत ही पावरफुल होता है, तो देखा होगा आपने, कार्टून वगैरह में भी दिखाता है इस तरह का मैग्नेट। चलो, तो ये है, ठीक है, लेंथ ऑफ द एयर गैप बिटवीन द पोल्स। अगर हम इसको कम करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज़म होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल करके आता है, ठीक है। चलो भाई, तो ये तो आपका ये चीज़ होगी, इसको रीड करना आप लोग, क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिगर नंबर देख लो आप, हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। और ट्रेन्स, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स बनती हैं, जापान वगैरह में चलती है ये मैग्नेटिक बेस्ड, जिससे कि टायर नहीं होता उसमें, वो हवा में होती है ट्रेन और ये मैग्नेटिज़म से चलती है, तो उससे स्पीड बहुत तगड़ी ले लेती है, वो अच्छी ले लेती है। दिस इज़। अब क्या डिफरेंस है बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में, क्या डिफरेंस है भाई? कुछ डिफरेंस तो आप अपने से बता सकते हो, कुछ इसको रीड करके आप निकाल सकते हो, तो उसको रीड करना। बार मैग्नेट इज़ अ टाइप ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, है ना, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरीके का टेम्परेरी मैग्नेट है कि नहीं। तो हम उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करके मैग्नेट बना सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ कंपेरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, बट जबकि आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी तो स्ट्रेंथ आप कंट्रोल कर सकते हो ना, आपके हाथों में है वो तो चीज़। ठीक, तो भाई उसको आप तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो। स्ट्रेंथ ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज, ऑब्वियस सी बात है ना, परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ आप नहीं चेंज कर सकते कैसे भी करके, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का आप घटा बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, है। द पोलैरिटी ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज़ फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। जो पोलैरिटी है परमानेंट मैग्नेट का वो तो फिक्स होता है, लेकिन जो पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन भेजो करंट को तो साउथ पोल, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज भेजो नॉर्थ पोल, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट आर यूजुअली मेड ऑफ अलॉयज़। तो परमानेंट मैग्नेट जो है अलॉयज़ का बनता है। अलॉयज़ किसका, अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर, ठीक। कार्बन स्टील हो गया, क्रोमियम स्टील हो गया, कोबाल्ट स्टील हो गया, टंगस्टन स्टील हो गया, या फिर एल्निको हो गया। ये सब क्या है, एल्निको इज़ द अलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट एंड आयरन, तो उसका नाम एल्निको है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट्स ऑफ दीज अलॉयज़ आर मच मोर स्ट्रॉन्ग दैन दोज दैट आर मेड अप ऑफ ऑर्डिनरी स्टील। तो अलॉयज़ के जो मैग्नेट बनते हैं परमानेंट वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ऑर्डिनरी स्टील का बनाया जाता है। Such strong permanent magnets are used in microphones, loudspeakers, electric clocks, ammeter, voltmeter, speedometer, जो कि आपके बाइक्स वगैरह में होता है, कार में होता है, many other devices। तो इस तरीके हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एक भी मत छोड़ना, जो नहीं आएगा आप पूछना, मैं बताऊँगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग, जो MRI मैंने नहीं बताया था, MRI स्कैन कराते हैं, ये वही कॉन्सेप्ट है। फिर हम देखेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट है जिससे कि मैग्नेटिक इफेक्ट से फोर्स भी जनरेट कर सकते हैं, मैकेनिकल फोर्स, यानी कि मैग्नेट की वजह से हम किसी को धक्का दे सकते हैं, किसी कंडक्टर को, है ना, किसी इंसान को नहीं, किसी कंडक्टर को। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप ये एक्सरसाइज, मैंने जैसे ही बोला था ना कि हम एक्सरसाइज वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक सारे पढ़ लिए, अब आप एक्सरसाइज सॉल्व करो, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, ठीक है। बट कॉपी मत करना ऐसे गूगल से या फिर किसी भी सोल्यूशन, इनसे आप बहुत सोल्यूशन मिल जाता है, NCERT सोल्यूशन भी मिल जाता है, एसचंद के सोल्यूशन भी मिल जाते हैं, बट क्या फ़ायदा उसका जब तक खुद से ना कर पाओ, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में तो बुक लेके बैठोगे नहीं, तो खुद से ही करना है। तो ट्राई करो खुद से करने का, होगा क्यों नहीं, तुम्हारे जैसे बच्चे करते हैं, तुम्हारे जैसे ही बच्चे टॉप करते हैं, तुम्हारे जैसे ही बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो जिनका 9th में अच्छा नहीं था वो 10th में अच्छा कर सकते हैं। बाकी जिनका, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट है जिनका 9th में बहुत अच्छा था, 10th में इधर उधर में डाइवर्जन हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मार्क्स पुअर हो जाते हैं। सो यही टाइम है, या तो बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। ओके, सी यू देन, बाय बाय। मेक श्योर यू, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ओके देन, सी यू।